जिस क्षेत्र का निर्माण ही जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, उस क्षेत्र का परिसीमन आप अगर जनसंख्या के आधार पर करेंगे तो ये तो आदिवासियों के साथ भारी अन्याय हुआ। आप जनसंख्या के नाम पर सब कुछ लूटना चाहते हैं हमको, आप राजनीतिक रूप से भी विस्थापित करना चाहते हैं, अपने विकास के नाम से जमीन, जंगल, खनिज संपदा, नदी, पानी सब छीन ही लिया ना। तो अच्छा हुआ कि आप जो है कि सभी आदिवासियों को एक जगह खड़ा करके गोली मार दीजिए। क्यों हम लोग को सताना चाहते हैं, क्यों सता रहे हैं? कहानी खत्म। हाँ, कहानी खत्म हो जाएगा। रांची ये जो है कि अनुसूचित क्षेत्र में आता है, यहाँ का लोकसभा को जनरल कर दिया, 2 विधानसभा को जनरल कर दिया और 1 को एससी कर दिया। उसके बाद अभी जो यहाँ वार्ड हैं 53, उसमें से 12 ही वार्ड हमारे लिए आदिवासियों के लिए आरक्षित है। बिल्कुल, ये तो अन्याय नहीं है क्या? बाहरी जनसंख्या आगे भर गया, आप वो कह रहे हैं कि हम यहाँ मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मेयर बनेंगे, वार्ड बनेंगे। झारखंड में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जनरल सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर आदिवासी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अब बोकारो के इलाके में चले जाइए, आप धनबाद के इलाके में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर आदिवासी आबादी है लेकिन अभी जनरल सीट है। अगर परिसीमन होगा तो आदिवासी सीट वहाँ से भी निकलेगा, ऐसा नहीं लग रहा है? दूसरे लोग जो बाहर से यहाँ आए, उन्होंने सारे कानूनों का धजिया उड़ा दिया, संविधान का धजिया उड़ा दिया, जनसंख्या बढ़ा लिया, जनसंख्या बढ़ा लिया। और वो लोग आज भी कह रहे हैं कि 4 बच्चा पैदा करो, कह रहे हैं ना वो लोग। और आज देखिए उन्हीं के जनसंख्या को लेकर कह रहे हैं कि आप हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई, इसलिए झारखंड का मंत्री पद हमें चाहिए, मुख्यमंत्री हम बनेंगे, वार्ड हम बनेंगे। इवन सुनीता जी, आप भाषा की भी मांग कर रहे हैं, कह रहे भोजपुरी भाषा, अंगिका भाषा, सब भाषा का अधिकार, मतलब उनको सब अधिकार चाहिए। और हम लोग कहाँ गए? अब इनको लगता है बीजेपी को कि ये आदिवासियों के बलबूते झारखंड की सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। तो क्या करो, परिसीमन लेके आओ, आदिवासियों, हाँ, आदिवासियों का सीट कम कर दो या जहां है वहीं रख दो और बाकी जनरल सीट बढ़ा दो, ताकि जनरल लोगों के बलबूते, खासकर कुर्मी महतो के लोग ध्यान में रखा है, उनके बलबूते जो है कि सीट जीतेंगे और यहाँ जो है सत्ता में जाएंगे। और मैंने देखा कुछ एमएलए या पूर्व मुख्यमंत्री जैसे चंपाई सोरेन डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, लेकिन कहाँ? संताल परगना में, छोटा नागपुर में जितना डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसकी कोई बात नहीं करता। रांची देखिए, पूरा का पूरा बाहरी जनसंख्या भर गया। जमशेदपुर देख लीजिए, इधर खूंटी देखिए, कौन सा जिला ऐसा नहीं जहां बाहरी जनसंख्या नहीं भर गया। झारखंड का विगत 25 वर्षों का इतिहास अगर आप देखेंगे, यहाँ बाहरी जनसंख्या भर गई। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 244(1), 243(m) और 254 का उल्लंघन करके यहाँ पर झारखंड पंचायत राज अधिनियम थोपा गया। उसी तरह 2011 में झारखंड नगर पालिका अधिनियम थोपा गया, संविधान का अनुच्छेद 243(1) का उल्लंघन करते हुए। तो इसके जिम्मेवार निश्चित तौर पर विगत 25 वर्षों के अंदर जो भी आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे या विधायक रहे, यही लोग इसके जिम्मेवार हैं। जो सामान्य क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ जो आदिवासी रह रहे हैं, वहाँ तो हम सीट नहीं मांग रहे हैं, तो वहाँ तो आदिवासी जो है कि अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप वहाँ भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे और यहाँ भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। मतलब गैर आदिवासियों को सामान्य सीट भी सभी चाहिए और अनुसूचित क्षेत्र के भी सभी सीट चाहिए। मतलब हम आदिवासियों का कुछ भी लोग नहीं देना चाहते। मतलब आदिवासियों की बेटी, माटी, रोटी सब चाहिए उनको। उसके अलावा हमारी जो है कि खनिज संपदा, हमारा जंगल, हमारा इलाका, सब जगह इनको बसना है। और हमारा जो राजनीतिक शक्ति है, सीट है, आरक्षित सीट है, वो भी आरक्षित सीट इनको चाहिए। आदिवासी पहचान को वनवासी में जो है कि डालकर, वनवासी बनाकर आदिवासी पहचान को मटियामेट करना चाहते हैं, सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं। और हम आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा को पूंजीपति को देना चाहते हैं और अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी जनसंख्या को भर देना चाहते हैं और उन्हीं की सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि वो उनके वोटर्स हैं। तो ये उनका क्लियर एजेंडा दिख रहा है। दोस्तों, वर्तमान राजनीति में परिसीमन झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है और आदिवासी समाज इस मुद्दे पर अब एकजुट भी हो रहा है। आपको बता दें कि आगामी 30 अगस्त को राजधानी रांची के मोराबादी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन है और उम्मीद है कि पूरा जो मोराबादी मैदान है उसे भर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे मन में ये सवाल है कि जो भी लोग वहाँ पर आएंगे उनको परिसीमन के बारे में कितनी जानकारी है और जो राजनीतिक पार्टियों के लोग इस
सम्मेलन में या इस रैली में शामिल होना चाह रहे हैं, वो अब तक चुप क्यों थे, पहले क्यों नहीं परिसीमन पर आवाज़ उठाए। फिलहाल इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक ग्लानसंग डुंगडुंग जी है। ताता, स्वागत है अपने चैनल में। इस बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपसे हम लोग जुड़ेंगे और इस बार हम परिसीमन के बारे में जानना चाहते हैं। सवालें तो कई हैं, लेकिन स्टार्टिंग इस बात पर करना चाहेंगे कि परिसीमन है क्या। आप जिस रैली का आह्वान कर रहे हैं, लोग तो आ जाएंगे क्योंकि ये ट्राइबल रैली है, आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिसीमन के बारे में लोगों को कितना नॉलेज है, और नहीं है तो आप कैसे उसको समझाएंगे। असल में ये जो परिसीमन है, इसका मकसद यह है कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव क्षेत्र बनाया जाता है, उसमें हर 10 साल पर देखिएगा जनसंख्या तो बढ़ती रहती है। बिल्कुल। और हर 10 साल पर जो है कि जनगणना होता है। अभी इस बार डिले बहुत हो गया जनगणना को लेकर, तो परिसीमन इसलिए किया जाता है कि ऐसा ना हो कि कोई विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र एक में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो और कहीं जनसंख्या कम हो, तो उतने लोगों का जो प्रतिनिधित्व लोग करते हैं तो ये तो अन्याय हो जाएगा। मान लीजिए एक विधानसभा में 10 लाख जनसंख्या है और एक विधानसभा में 5 लाख है, तो 5 लाख वालों को एक एमएलए मिला और 10 लाख वालों को भी एक एमएलए मिला, तो ये तो 10 लाख वालों के साथ अन्याय होगा ना। वहाँ उस हिसाब से 2 होना चाहिए। तो इसीलिए ये परिसीमन होता है ताकि जो है कि सही में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का मौका मिले। लेकिन अभी इस बार जो झारखंड में हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसका 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि झारखंड में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसको बढ़ाकर 126 करने का प्रस्ताव है, लेकिन आदिवासियों का जो सीट है अभी 28 है। उसको जो है कि 2002 में जिस तरह से जनसंख्या के आधार पर किया गया था, वो 28 से घट के 22 हो जाएगा। तो इसीलिए विरोध है, जब पूरा सीट बढ़ेगा तो उसी के अनुपात में आदिवासियों का भी सीट बढ़ाना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है, एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है, ये कैसे पता कि नहीं हो रहा है? इसलिए कि जो रेशियो बनाया गया था, आपको याद होगा 2002 और 7 के आसपास जो प्रस्ताव आया था, उसको लेके उन दिनों भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। सामाजिक स्तर पर भी आंदोलन हुए, राजनीतिक स्तर पर भी लोगों ने इसको मुद्दा को उठाया। उसके बाद पहली बार पूरे देश में परिसीमन हुआ, लेकिन झारखंड ऐसे राज्य है जहां पर परिसीमन नहीं हुआ और बजाबते उसके लिए पार्लियामेंट में कानून जो है 2002 का जो है परिसीमन का, उसका धारा 10 को संशोधन किया गया, 10B जोड़ा गया और उसमें स्पष्ट कहा गया कि ये कानून झारखंड में जाए कि लागू नहीं होगा। इसी आधार पर यहाँ पर परिसीमन रुक गया। और इसमें डर दूसरा है यह है कि जिस तरह से असम में परिसीमन किया गया, उससे क्या कर दिया गया, जैसे एक इलाका है जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ पे आदिवासी लोगों को एसटी का दर्जा नहीं मिला है जो यहाँ से गए हैं, टी ट्राइब। हाँ, टी ट्राइब, लेकिन वो भी बड़े पैमाने पर बहुत सारे सीटों में अपना प्रभाव डालते हैं। उनका प्रभाव को घटाने के लिए जहां उनकी बहुलता है उसको 2 हिस्सा में कर दिया गया, तो ये तो गलत हुई ना। तो इसीलिए हम लोग अभी प्रस्ताव ही है, अभी कानून नहीं बना है, लेकिन अखबारों में जो खबरें आई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अभी मानसून सत्र में ये कानून आएगा। तो अगर ये कानून आएगा तब तो हम लोग का तो बहुत ज़्यादा हानि होगा, हम लोग राजनीतिक रूप से विस्थापित हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जिला जिला में ये जन जागरण का काम जो है कि शुरू हो गया है। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं या फिर सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? 2 चीज़ें। एक तो हम लोग कह रहे हैं यदि जिस तरह से राज्य का अगर 126 अब करते हैं पूरा सीट को, तो उसी अनुपात में आदिवासियों का रिजर्व सीट है उसको भी बढ़ाना चाहिए, दोनों विधानसभा में और लोकसभा दोनों में। अगर ऐसा होता है तब तो फिर वो फेयर है। लेकिन अगर आप जनसंख्या को आधार बना के करते हैं तब तो फिर हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैं इसका बेसिक आपको बताता हूँ। बेसिक क्या है, आर्गुमेंट क्या है हमारा। आर्गुमेंट यह है, अगर परिसीमन को आप देखिएगा तो उसका बेस है जनसंख्या। जब भी परिसीमन होगा जनसंख्या के आधार पर होगा। अब यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है
उसका आधार जनसंख्या नहीं है। इसके ऐतिहासिक कारण रहे हैं। 3 मौलिक कारण हैं। एक कारण यह कि जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर आई तब हमारे पुरखों ने ब्रिटिश सरकार को स्वीकार नहीं किया। दूसरा, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लंबे समय, कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो 180 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास है हमारे आदिवासियों के पास। तीसरा, हमारे पुरखों की अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी, इसीलिए इन इलाकों के लिए ब्रिटिश जमाने से लेकर संविधान बना और आज भी यहाँ का कानून व्यवस्था, यहाँ का नियंत्रण जो है, प्रशासन जो है वो अलग है। तो इसीलिए जब आप सोचिए, जिस क्षेत्र का निर्माण ही जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, उस क्षेत्र का परिसीमन आप अगर जनसंख्या के आधार पर करेंगे तो ये तो आदिवासियों के साथ भारी अन्याय हुआ। और मैं इसको थोड़ा सा इतिहास भी बताता हूँ। 1874 में पहली बार अनुसूचित जिला अधिनियम के द्वारा चुटिया नागपुर और संताल परगना को अनुसूचित जिला घोषित किया गया। वहाँ जनसंख्या आधार नहीं था। उसके बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम बना, उसमें भी इन इलाकों को अलग रखा गया पिछड़ा नाम देकर। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें देखिएगा धारा 91 और 92। 91 में डाला गया एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया किसको कहा जाएगा, और वहाँ शासन कैसे चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का सेक्शन 92 में डाला हुआ है, जहाँ पर केंद्र सरकार का बनाया गया कानून सीधे तौर पर यहाँ लागू नहीं होता था, गवर्नर को उसको पास करना पड़ता था। और इसीलिए आगे अब उसको हम बता रहे हैं। इसी के आधार पर जब संविधान बना तो 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाई गई, और उसी समय जब पूछा गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये 5वीं और 6वीं अनुसूची कोई नए क्षेत्र नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बनाया गया, वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र, उसी को यहाँ पे डाला गया। और उसमें आप देख लीजिए 5वीं अनुसूची पैरा 6, 1 और 2 देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के निर्माण या अनुसूचित क्षेत्र को हटाने का आधार जनसंख्या नहीं है। पहली बार ढेबर कमीशन ने 1961 में कहा कि नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे, वहाँ जनसंख्या एक आधार होगा। तो सुनीता जी, जो क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बने ही नहीं, वहाँ पर लोकसभा का, विधानसभा का और स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। इसका 2 उदाहरण और मैं देता हूँ। रांची, ये जो है कि अनुसूचित क्षेत्र में आता है, यहाँ का लोकसभा को जनरल कर दिया, 2 विधानसभा को जनरल कर दिया और 1 को एसी कर दिया। उसके बाद अभी जो यहाँ वार्ड हैं 53, उसमें से 12 ही वार्ड हमारे लिए आदिवासियों के लिए आरक्षित है। बिल्कुल, ये तो अन्याय नहीं है क्या? बाहरी जनसंख्या आगे भर गया, आप वो कह रहे हैं कि हम यहाँ मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मेयर बनेंगे, वार्ड बनेंगे। उसी तरह आप जमशेदपुर 24 आदिवासी गांवों को कब्जा करके टाटा को बैठाया गया। वहां बिहार से, यूपी से, बंगाल से, कहां से आके लोग भर गए। अब वहां का लोकसभा जनरल कर दिया गया, 2 विधानसभा जनरल, दोनों का दोनों। उसमें से एक में छत्तीसगढ़ का व्यक्ति वहां पे चुनाव जीतते हैं, दूसरा में बिहार का व्यक्ति चुनाव जीतते हैं, और दोनों एक मुख्यमंत्री बने, यहाँ एक मंत्री बने। दादा, जनसंख्या से ही हमारा ये सवाल रहेगा कि अगर जनसंख्या को आप मान रहे कि ये परिसीमन का आधार खासकर झारखंड में नहीं होना चाहिए, तो जब ये जनसंख्या बढ़ रही थी, जब यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा था, तो हमारे नेता, हमारे आदिवासी नेता, विधायक, मंत्री क्या कर रहे थे? उनको पता है परिसीमन होना है, 2002 में टला है, लेकिन आगे ये होगा ही, ये सब नेता, मंत्री, विधायक को पता है। तो डेमोग्राफी पर काम कभी ये लोग क्यों नहीं किए? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मैंने कई मौके पर कहा, इवन पेशा आंदोलन के समय मैंने कहा कि झारखंड का विगत 25 वर्षों का इतिहास अगर आप देखेंगे, यहाँ बाहरी जनसंख्या भर गई। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 244(1), 243(m) और 254 का उल्लंघन करके यहाँ पर झारखंड पंचायत राज अधिनियम थोपा गया। उसी तरह 2011 में झारखंड नगर पालिका अधिनियम थोपा गया, संविधान का अनुच्छेद 243 ZC1 का उल्लंघन करते हुए। तो इसके जिम्मेवार निश्चित तौर पर विगत 25 वर्षों के अंदर जो भी आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे या विधायक रहे, यही लोग इसके जिम्मेवार हैं। और आप सही कह रहे हैं, मैंने देखा कुछ MLA या पूर्व मुख्यमंत्री जैसे चंपाई सोरेन डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, लेकिन कहाँ? संताल परगना में
छोटा नागपुर में जितना डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसकी कोई बात नहीं करता। रांची देखिए, पूरा का पूरा बाहरी जनसंख्या भर गया। जमशेदपुर देख लीजिए, इधर खूंटी देखिए, कौन सा जिला ऐसा नहीं जहां बाहरी जनसंख्या नहीं भर गया। और आप समझ लीजिए कि आप एक घर है आदिवासी का, वहां उनका 5 कमरा है, एक कमरे में रहते हैं, 4 कमरा खाली था, बाहरी लोग आए तो चारों कमरा में उन्होंने दे दिया जगह। अब ये लोग कह रहे हैं कि अब हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए इस घर में क्या होगा उसका निर्णय हम लेंगे। यही हो रहा है ना, बिल्कुल इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। भाई आप यहाँ कमाने खाने आए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, बाहरी जनसंख्या बाढ़ की तरह यहाँ पर आ गई, इसको रोकने के लिए संविधान में प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) ABCDE और G का उपयोग करते ये लोग यहाँ पर आए। जब भी हम लोग कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र आदिवासियों के लिए विशेष इलाका है, ये लोग यही कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19 देख लीजिए, वो क्या कहता है? कहता है कि देश का कोई भी व्यक्ति कोई भी इलाके में जा सकता है, रह सकता है, बस सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन उसी संविधान का अनुच्छेद 19(5) को ये लोग कोई चर्चा नहीं करता है, कोई रेफरेंस नहीं देता। उसमें क्या बोलता है? यदि अनुसूचित जनजाति या जनरल पॉपुलेशन पर उनके अस्तित्व पर किसी तरह का खतरा है तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कानून बनाकर। और जब कानून बनाएगा उसमें क्या नहीं लागू होगा? संविधान का अनुच्छेद 19(1) का E और G। E और G कहता है कि वहाँ कोई नौकरी पेशा और व्यवसाय नहीं कर सकता है। 3 लोगों ने बाहरी लोगों को यहाँ पर नौकरी पेशा और व्यापार करने क्यों दिया? क्यों नहीं रोका गया? कौन? यही हमारे नेता, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री। 11 बार तो आदिवासी मुख्यमंत्री बने, एक ही बार बाहरी बना। इन लोगों ने कोई कानून क्यों नहीं बनाया? और जितना MLA जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, ये लोग विधानसभा में इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, पूरा डेमोग्राफी बदल गया आदिवासियों का। परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा डर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा नुकसान अगर हम देखें, तो सबसे पहली पंक्ति में विधायक, नेता और मंत्रियों को होने वाला है, क्योंकि सीट उनकी छीनने वाली है। तो उनको इस पे तो पहले से काम करना चाहिए था। अब जब लास्ट मोमेंट पे जब परिसीमन सर पे है, तब इनको ये एकजुट करना, रैलियां करना, धरना करना, ये क्यों याद आ रहा है? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2008 में भी 7-8 में सुनीता जी ऐसे ही हुआ था। सबसे पहले जन आंदोलन ही शुरू हुआ। और मैं याद करता हूँ दयामनी बारला दीदी, रतन तिर्की दादा, ये सारे लोग परिसीमन के खिलाफ लोगों को गोलबंद किया। उसके बाद हमारे नेताओं की आंखें खुली, नींद खुला। फिर देखिए JMM गुरुजी के नेतृत्व में ये लोग दिल्ली गए, JMM के नेता, और वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों से मिलकर उनको समझाया। उसके बाद जो है कि मैंने जो आपको कहा 2002 का परिसीमन अधिनियम जो है उसका धारा 10 में संशोधन करते हुए 10B जोड़ा गया। तो अभी भी हम लोग इसीलिए सोच रहे हैं। JMM की सरकार है, बिल्कुल कांग्रेस इसमें इंक्लूड है, गठबंधन की सरकार है, अभी दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों ने मोराबादी जाने से तो अच्छा है दिल्ली जाते। बिल्कुल, हम लोगों ने 2 सप्ताह पहले ऑल पार्टी मीटिंग किया, यहाँ पर प्रेस क्लब में आयोजित किया। लोग आए नहीं। तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, आखिर हमारे आदिवासी नेता कर क्या रहे हैं? और उसकी वजह से हम लोग, कौन नेता आया था? कौन लोग, कोई बड़ा नेता आया ही नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को डर ही नहीं है। डर ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कई लोग सवाल कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, भाई आप तो MLA MP तो बनते नहीं हो। MLA MP वो लोग बनते हैं, मंत्री वो बनते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, और आप जो है कि हल्ला कर रहे हो। तो लोगों का सवाल बहुत जेन्युइन है। और मैं कहना चाहूँगा, आपके लोकतंत्र 19 के द्वारा नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप आइए। इसका मतलब क्या आप पार्टी लाइन में ही जिएंगे क्या हमेशा? जब पार्टी कुछ नहीं बोलेगी तो आप नहीं आएंगे? आपके लिए आदिवासी अस्तित्व, आदिवासी पहचान, आदिवासियों का राजनीतिक विस्थापन होने वाला है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं। सुनीता जी, मैं आपको कहता हूँ, ये जो परिसीमन हम आदिवासियों का राजनीतिक विस्थापन कर रहा है निरंतर, इसलिए निरंतर कर रहा है। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया, यदि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी सीटें रिजर्व होती तो यहाँ लोकसभा के 7 सीट आदिवासियों के लिए होता। उसके बाद विधानसभा में अभी के मौके पर अभी जो सीटें हैं 81, उसमें 43 सीट होता। मतलब हम लोग बहुमत में होते।
उसके बावजूद षड्यंत्र के तहत 15 सीटों को अलग कर दिया गया, 12 को जनरल किया गया और 3 को एससी को दे दिया गया है। फिर भी हमारे लोग जो आवाज उठा नहीं रहे, जबकि बहुत सारे रीजन हैं। आप सोचिए, अनुसूचित क्षेत्रों में विकास के नाम पर टाटा बैठा, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने, नेहरू ने एचईसी बनाया, नेहरू ने बोकारो स्टील बनाया, ये बड़े बड़े डैम अभी देखिए, चाहे आप मयूरक्षी डैम का बात कीजिए, माथन डैम का बात कीजिए, इतने बड़े बड़े डैम बने। उसके बाद खनन परियोजना, कोयला से लेके बॉक्साइट, आपका आयरन और सब कुछ निकाला गया, और इसमें आदिवासी बड़े पैमाने पर विस्थापित हुए, वो पलायन होने पर मजबूर हुए। उसके अलावे इंदिरा गांधी ने जो फैमिली प्लानिंग लाया, उसको भी आदिवासियों ने स्वीकार किया और जनसंख्या उसकी वजह से भी घटी। अब सारा सरकारी योजना वोजना और विकास का ढकोसला से हमारा जनसंख्या जो है कि कम हो गया, और बाहरी जनसंख्या आके भर गए। इनको टाटा में नौकरी किसको मिला, एचईसी में किसको मिला, आपका बोकारो में किसको मिला, इन्हीं लोगों को मिला। उसके अलावे जब यहाँ राज्य का गठन हुआ, पूरा सरकारी दफ्तर अब छान मारिए, लगभग 90% नौकरी करने वाले बाहरी लोग हैं। यही लोग अपना परिवार लेके आए, रिश्तेदार को लेके आए, सबको लेके आए, तो यहाँ उनकी जनसंख्या भर गई। आप ही के अभी जो आपने चीज़ें कही, उसी पे एक सवाल निकल गया, मतलब मुझे ध्यान आ गया। आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। आप कहते हैं कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जाती है और आदिवासी समाज इस नियंत्रण पर काम भी करता है, छोटा परिवार रख रहा है, फिर आप ये आधार बनाते हैं कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। मतलब आदिवासी तो दोनों तरीके से ठगा गया। हाँ। हम जनसंख्या नियंत्रण की भी हम उस कानून का हम पालन कर रहे हैं, और लास्ट में हमको धोखा हो गया कि नहीं, आपकी जनसंख्या कम है तो सीटें छीनी गई हैं, तब तो आदिवासी ठगा गया। बिल्कुल सुनीता जी, हम आदिवासियों ने सब चीज को माना। जब हम लोग विस्थापन का विरोध कर रहे थे, तब नेहरू ने क्या कहा कि आप लोग जो है कि देश हित में जो है कि जमीन दीजिए। मरांगम के जयपाल सिंह मुंडा को सब जगह भेजा आदिवासियों को समझाने के लिए, आदिवासी लोग स्वीकार किए। उसका हालत ये हुआ, आपका जनसंख्या नियंत्रण नीति कानून को स्वीकार किया, अब सब चीज को स्वीकार किया। उसके बाद आदिवासियों के लिए जो संविधान में 5वीं अनुसूची का प्रावधान है, सीएनटी एसपीटी कानून है, और भी कानून है, दूसरे लोग जो बाहर से यहाँ आए उन्होंने सारे कानूनों का धजिया उड़ा दिया, संविधान का धजिया उड़ा दिया, जनसंख्या बढ़ा लिया। और वो लोग आज भी कह रहे हैं कि 4 बच्चा पैदा करो, कह रहे हैं ना वो लोग। और आज देखिए उन्हीं के जनसंख्या को लेकर कह रहे हैं कि आप हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई, इसलिए झारखंड का मंत्री पद हमें चाहिए, मुख्यमंत्री हम बनेंगे, वार्ड हम बनेंगे। इवन सुनीता जी, आप भाषा की भी मांग कर रहे हैं, कह रहे भोजपुरी भाषा, अंगिका भाषा, सब भाषा का अधिकार, मतलब उनको सब अधिकार चाहिए, और हम लोग कहाँ गए? तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करना हम आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। यह हमारा राजनीतिक रूप से विस्थापित करेगा। आपने हम लोगों को हमारी जमीन से, हमारा जंगल से, खनिज संपदा, नदी, पानी, जंगल, पहाड़ सबसे विस्थापित कर लिया विकास के नाम पर। अब अभी जो परिसीमन के नाम पर आप हमको राजनीतिक रूप से भी विस्थापित कीजिएगा, तो ये झारखंड आदिवासी राज्य बना। आदिवासियों ने 3 दशक तक, 1930, 40 और 50 के दशक तक आदिवासियों ने अपने बलबूते लड़ाई लड़ा, तो अलग झारखंड अलग राज्य की मांग किया। उसका क्या होगा? क्यों हम लोगों ने अलग झारखंड की मांग की थी? क्यों हमारे इतने सारे लोग शहीद हुए, बलिदान दिया? लेकिन आपके जो सवाल है ये हेमंत जी तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? उनको क्यों नहीं लगता है खून उनके पिताजी ये झारखंड अलग के नेता रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं लगता है कि पिताजी ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है झारखंड को अलग करने के लिए, ये परिसीमन उस चीज़ को ख़राब कर देगा, धूमिल कर देगा? हम परिसीमन पर क्यों ना आवाज़ उठाएं? हम दिल्ली क्यों ना जाएं? क्यों नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपका चैनल जरूर वो देखेंगे और जरूर सोचेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद ये कारवां जो है कि दिल्ली तक जाएगा। और अभी हम लोग जो 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में महारैली कर रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में लोग आएंगे, उसके अलावे हम लोग महामहिम राज्यपाल को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। चूंकि विगत 75 वर्षों के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों को कोई भी राज्यपाल ने सुरक्षित नहीं किया है,
कोई कदम नहीं उठाया है। और झारखंड निर्माण के बाद भी यहाँ 12 गवर्नर बने, 12 गवर्नर ने कोई कदम नहीं उठाया सुनीता जी। जबकि 5वीं अनुसूची पैरा 5, 1 और 2 के तहत जो शक्ति महामहिम राज्यपाल को दी गई है अनुसूचित क्षेत्र का सुरक्षा के लिए, वो शक्ति महामहिम राष्ट्रपति को भी नहीं दिया गया है। पैरा 5(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है, विधानमंडल या संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून को राज्यपाल संशोधित कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। दूसरा, 5वीं अनुसूची पैरा 5(2) के तहत राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ शांति व्यवस्था, आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए, जमीन सुरक्षित रखने के लिए, जमीन हस्तांतरण रोकने के लिए, या फिर यहाँ पे साहूकारों का शोषण रोकने के लिए कानून बना सकते हैं। एक व्यक्ति को कानून बनाने का भी अधिकार दिया है। इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे। हम लोग कहेंगे यदि संसद परिसीमन कानून लाके अनुसूचित क्षेत्रों में भी परिसीमन कराती है तो महामहिम राज्यपाल 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए इस कानून को अनुसूचित क्षेत्रों से खारिज करे। सामान्य क्षेत्र में आप करते रहिए, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये तो है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना है, इसका विरोध हो रहा है, आदिवासी इसको अपना राजनीतिक खतरा बता रहा है, लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जनरल सीटें हैं लेकिन वहाँ पर आदिवासी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। आप बोकारो के इलाके में चले जाइए, आप धनबाद के इलाके में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आदिवासी आबादी है लेकिन अभी जनरल सीट है। अगर परिसीमन होगा तो आदिवासी सीट वहाँ से भी निकलेगा, ऐसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है सुनीता जी, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है, एकदम पॉकेट में है, उतना वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अगर आदिवासियों के लिए ही सारे सीट रिजर्व हो जाएंगे तो वहां रह रहे हैं वो गैर आदिवासियों का क्या होगा? उनके अधिकार छीन लिए गए और वो कह रहे हैं कि ये तो समानता का अधिकार का उल्लंघन है। तो हम उनको ये भी कह रहे हैं कि जो सामान्य क्षेत्र है झारखंड का, वहां जो आदिवासी रह रहे हैं वहां तो हम सीट नहीं मांग रहे हैं, तो वहां तो आदिवासी जो है कि अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आप वहां भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे और यहां भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। मतलब गैर आदिवासियों को सामान्य सीट भी सभी चाहिए और अनुसूचित क्षेत्र के भी सभी सीट चाहिए। मतलब हम आदिवासियों का कुछ भी लोग नहीं देना चाहते। मतलब आदिवासियों की बेटी माटी रोटी सब चाहिए, सब चाहिए उनको। उसके अलावा हमारी जो है कि खनिज संपदा, हमारा जंगल, हमारा इलाका, सब जगह इनको बसना है। और हमारा जो राजनीतिक शक्ति है, सीट है, आरक्षित सीट है, वो भी आरक्षित सीट इनको चाहिए। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट में केस किया था। क्या केस किया था? 2 केस। एक तो यह कि पेशा कानून को असंवैधानिक घोषित कीजिए क्योंकि ये आदिवासियों को 100% आरक्षण देता है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र को खत्म कीजिए क्योंकि आदिवासियों का जनसंख्या वहां कम है। लेकिन दोनों चीज को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आपको मैं बताता हूं, इनका आर्गुमेंट यही था। राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप देख लीजिए। ये वाला केस में जब झारखंड हाई कोर्ट में एक व्यक्ति जो एमएलए थे, नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने केस किया था पटना हाई कोर्ट में, फिर झारखंड बना तो ये केस शिफ्ट हुआ। उस वाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पेशा कानून का धारा 4G असंवैधानिक है। और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन और उनका बेंच, उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया और ऐतिहासिक बातें की। उसमें भी इन्होंने यही आर्गुमेंट किया था कि झारखंड के 112 ब्लॉक जो अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं वहां आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई है, इसलिए इन क्षेत्रों में आदिवासियों को 100% आरक्षण नहीं देना चाहिए। तब KG बालाकृष्णन ने अपने जजमेंट में राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट कहा कि ये इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। यहाँ बाहरी जनसंख्या, याद रखिए, बाहरी जनसंख्या बड़े पैमाने पर वहां गई है, इसलिए आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है। बावजूद इसके हमें नहीं भूलना चाहिए ये इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासी के हैं, ऐतिहासिक रूप से इसको जो है कि अनुसूचित क्षेत्र में डाला गया,
इसको अनुसूचित क्षेत्र में विशेष क्षेत्र रहने के लिए ऐतिहासिक कारण है, संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है। जब यहाँ के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था ही अलग है तो यहाँ आप सामान्य परिसीमन कानून को क्यों अप्लाई कीजिएगा? यहाँ के लिए अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ जिस तरह से आप विगत 75 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व विधानसभा, लोकसभा में और स्थानीय निकाय में जनसंख्या के आधार पर दे रहे हैं, 75 वर्षों से आदिवासियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। यहाँ गवर्नर ने अनुसूचित क्षेत्र के संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। सरकारों ने संविधान का अनुच्छेद 19(5) के तहत कोई कानून नहीं बनाया। CNT एक्ट, SPT एक्ट, उसके बाद पेशा कानून आया, वनाधिकार कानून आया, आदिवासियों का उद्धार नहीं हुआ। कोई भी कानून को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इतना भारी अन्याय आदिवासियों के साथ हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा भाई? आप जनसंख्या के नाम पर सब कुछ लूटना चाहते हैं हमको, आप राजनीतिक रूप से भी विस्थापित करना चाहते हैं, अपने विकास के नाम से जमीन, जंगल, खनिज संपदा, नदी, पानी सब छीन ही लिया ना। तो अच्छा हुआ कि आप जो है कि सभी आदिवासियों को एक जगह खड़ा करके गोली मार दीजिए। क्यों हम लोग को सताना चाहते हैं? क्यों सता रहे हैं? कहानी खत्म हो हाँ, कहानी खत्म हो जाएगा। दादा, आखिरी में ये सवाल रहेगा हमारा कि 30 तारीख की क्या तैयारियां हैं? कैसे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि ये परिसीमन जो है आदिवासियों के लिए एक राजनीतिक खतरा साबित होगा? लोग कैसे इसकी तैयारियां कर रहे हैं? सुनीता जी, हम लोग का बहुत स्पष्ट संदेश है कि परिसीमन सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है हम आदिवासियों के लिए। परिसीमन हम आदिवासियों के लिए हमारा आदिवासी पहचान, हमारा अस्मिता और हमारा अस्तित्व के साथ हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल है। इसलिए हम लोग यही संदेश गांव-गांव में, हर कस्बा में जाके दे रहे हैं। और हमारा स्पष्ट मानना है कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, परिसीमन होगा, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जिस अनुपात में 126 सीट बढ़ाया जा रहा है, आदिवासी सीट भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। बस उसी अनुपात में, लगभग फिर भी उसी अनुपात में। अब अगर इसको डबल करते हैं तो हमारा भी डबल होना चाहिए। सिंपल सा बात है। 45, 46 तक अब 28 है तो लगभग 55 प्लस आना चाहिए, 55 तभी होगा ना। नहीं तो आप सोचिए, एक तरफ आप 126 करेंगे और हमारा 22 करेंगे, अगर 22 नहीं करते 28 भी रह जाएगा तो हमारा तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएगा। मुख्यमंत्री छोड़िए, हमारा जो राजनीतिक स्थिति है, जो राजनीति को हम लोग, जैसे यहाँ जो आदिवासी राजनीति है, पूरे देश को यहाँ से प्रेरणा मिलती है, आदिवासी राजनीति समाप्त हो जाएगी सुनीता जी। अब MP में देखिए ना, MP में तो बहुत ज्यादा सीट है आदिवासियों का, वहाँ कहीं कोई आदिवासी को पूछता है। बगल में छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में 32 सीट है आदिवासियों का। क्या छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों को प्रेरणा दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। पूरे देश के आदिवासी झारखंड के तरफ ही देखते हैं, क्योंकि झारखंड एक ऐतिहासिक राज्य है जहां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 180 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास है। और ब्रिटिश जमाने से अभी तक ढूंढिएगा तो 250 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास है। तो इसीलिए झारखंड में आदिवासी राजनीति को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और ये लोग चाहते हैं कि परिसीमन करके खत्म कर दिया। और इसमें षड्यंत्र है सुनीता जी, आखिरी में षड्यंत्र मैं बता देता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में और 24 में अनुसूचित क्षेत्रों से साफ हो गई, तब इनको लगता है बीजेपी को कि ये आदिवासियों के बलबूते झारखंड की सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। तो क्या करो, परिसीमन लेके आओ, आदिवासियों का सीट कम कर दो या जहां है वहीं रख दो, और बाकी जनरल सीट बढ़ा दो, ताकि जनरल लोगों के बलबूते, खासकर कुर्मी महतो के लोग ध्यान में रखा है, उनके बलबूते जो है कि सीट जीतेंगे और यहाँ जो है सत्ता में जाएंगे। और सत्ता में जाने के बाद ये लोग 13 साल 63 दिन तक झारखंड में जो नौटंकी किया वही करना चाहते हैं। आदिवासी पहचान को वनवासी में जो है कि डालकर, वनवासी बनाकर आदिवासी पहचान को मटियामेट करना चाहते हैं, सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं, और हम आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा को पूंजीपति को देना चाहते हैं, और अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी जनसंख्या को भर देना चाहते हैं, और उन्हीं की सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि वो उनके वोटर्स हैं। तो ये उनका क्लियर एजेंडा दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आप बड़ी ध्यान से देखिएगा और आराम से देखिएगा,
और ज़्यादा गंभीरता से भी देखेंगे तो ये बहुत डरावनी है। आप जिस चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं ये आने वाले समय के लिए, आदिवासी समाज के फ्यूचर के लिए बहुत डरावनी बात है परिसीमन। बिल्कुल। तो समझने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को, और दादा क्या कह रहे हैं, कैसे नुकसान होगा, और क्यों आपको 30 तारीख यानी कि 30 अगस्त की रैली में आपको आना है, ये भी आपको समझने वाली बात है। एक बात मैं इसमें ये भी जोड़ देता हूँ, जिस दिन हम आदिवासियों की राजनीति खत्म हो गई ना, हम स्टेट में राजनीति को इन्फ्लुएंस करने लायक नहीं रहे, तो देखिएगा CNT SPT कानून को तुरंत संशोधन किया जाएगा। क्योंकि ये जानते हैं CNT SPT कानून आदिवासियों का जमीन लूट में बहुत बड़ा अड़ंगा है। ये खत्म हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र को भी खत्म करेंगे, और पेशा कानून, वनाधिकार कानून, ऐसे कानून जो भी आदिवासियों के कानून हैं उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। अंततः हम आदिवासियों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व मिटने से कोई नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, और मैं बड़ी ध्यान से आपकी बातों को सुन रही हूँ। मुझे थोड़ा डर महसूस हो रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर हो गई झारखंड में आदिवासियों के साथ तो क्या भयावह स्थिति होगी आदिवासियों के साथ, आप समझ सकते हैं। जब अभी परिसीमन आया नहीं है तब की हमारी इतनी दयनीय स्थिति है। जब हो जाएगा, जब प्रतिनिधि आपके कम हो जाएंगे, नेता, विधायक, मंत्री कोई आपके लिए आवाज़ उठाने लायक ही नहीं रहेगा, तब आपकी स्थिति क्या होगी ना, इसे समझने वाली बात है। फिर से कहूँगी, इस वीडियो को बहुत ही आराम से समझ के देखने की कोशिश कीजिएगा, और उम्मीद है कि 30 अगस्त को जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रैली रखी गई है उसमें ज़रूर शामिल हो, और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे अगुआ किस बारे में, किस चीज़ को लेकर आपको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी दादा आपने, उम्मीद है लोग समझेंगे परिसीमन के खतरे को लेकर। जोहार रहेगा, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे भी जोहार रहेगा।